प्लीज प्लीज 10-29 क्वेश्चन क्या? माननीय सदस्यगण, क्वेश्चन और होगा। मैं पुनः आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि क्वेश्चन और में क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पूछेंगे तो आप सबको सुविधा होगी। कई माननीय सदस्य आते हैं कि हमारे सवाल नहीं लिया जा सके या हमें मौका नहीं मिला। आप ही में से लोग आते हैं। अगर आप क्वेश्चन और के दौरान डिबेट और डिस्कशन में जाएंगे या मंत्रीगण लंबा जवाब देंगे तो आप समझ लीजिए आपका नुकसान होगा। इसलिए चेयर आपसे निवेदन करता है, कृपया क्वेश्चन और में या आप फॉलो करें तो सबको सुविधा होगी। क्वेश्चन नंबर 91 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। माननीय सतीश चंद्र दुबे, माननीय सतीश चंद्र दुबे अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी, एक उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय पी विल्सन जी। माननीय पी विल्सन। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, Honorable Prime Minister came to Mahabalipuram, historic place in Chennai, along with President of China and showed the great monuments built by Pallava dynasty. What are your plans to develop tourism in Tamil Nadu and funds allocated for the same? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, ये प्रश्न मूलतः बिहार से है, लेकिन माननीय सदस्य ने तमिलनाडु के बारे में पूछा है। पर्यटन मंत्रालय की दो महत्वपूर्ण स्कीम है, स्वदेश दर्शन और प्रसाद। उसके तहत राज्य सरकारों में इसमें तमिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में धनराशि दी गई है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं मंत्रालय से उनको सूचना पहुंचा दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री बाय मिस्टर महेश पोद्दार। माननीय महेश पोद्दार जी। और कोई है? धन्यवाद उपसभापति महोदय, मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि बिहार में एक टूरिस्ट के लिए सब कुछ है। 2000 बरस पुराना मौर्यन डायनेस्टी का घर, जनकपुर, बौद्ध स्तूप, सब कुछ है। लेकिन और पुराना नालंदा विश्वविद्यालय भी है जो विश्व का सबसे पुराना था, जो आज नए रूप में है महोदय। लेकिन टूरिस्ट की संख्या में बिहार काफ़ी पीछे है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वो ऐसी कोई योजना लाएंगे जो कि बहुत बड़े स्तर पे बिहार को टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करने की कोई योजना रखते हैं। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, बिहार को पर्याप्त मात्रा में स्वदेश दर्शन हो, प्रसाद हो, ये जितने भी हमारे परिपथ हैं उसमें चाहे बौद्ध परिपथ हो, गांधी जी के नाम पर एक परिपथ है। एक बड़ी पुरानी मांग रही है जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी, इसको प्रसाद योजना में ले लिया गया है। और दूसरा है भितरवा चंदरिया तकोलिया, जो गांधी परिपथ था, ये बड़ी डिमांड रही है। लगातार बौद्ध धर्मावलंबियों का पर्यटक के रूप में पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर आगमन है। अभी बीच में कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद मुझे लगता है कि इस पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। और मैं जहाँ तक सवाल माननीय सदस्य ने स्थानों के लिए, ये महत्वपूर्ण स्थान है और दुनिया के मानचित्र पर उनकी पहचान भी है। माननीय सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माँ जानकी के जन्मस्थान पुनौरा धाम को और प्रसाद इसमें शामिल किया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, आपको माइक शायद आगे ऑन है, प्लीज। ये भी बोल दीजिए। मैं माननीय मंत्री से को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माँ जानकी का जन्मस्थान पुनौरा धाम को प्रसाद योजना में शामिल किया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री से ये भी जानना चाहता हूँ कि जो पीएम पैकेज घोषित किया गया था उसमें बिहार के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान था। तो मैं, और अभी जो इन्होंने जो जवाब दिया है वो मिलाकर मुझे लगता है कि 250 करोड़ के आसपास करीब है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि पीएम पैकेज के जो 500 करोड़ की घोषणा थी, तो बाकी बची राशि के बारे में सरकार का क्या विचार है? पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय मिलाकर अगर मैं कहूँगा तो वो संख्या 500 करोड़ से माननीय सभापति जी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन राज्य सरकारें जब प्रस्ताव भेजती हैं उसके बाद ही भारत सरकार अपनी योजनाओं के तहत उसमें पैसा देती है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि चाहे स्वदेश हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे कार्यक्रम के आयोजन के जितने भी हमारी योजनाएं हैं, बिहार को सभी योजनाओं में पैसा दिया गया है। और जो मैंने अभी इसके पहले उत्तर में कहा था कि जो बड़ी मांग थी, अन्य ऐसी कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार से आएगा तो केंद्र सरकार उसको सकारात्मक रूप से ही विचार करती है। क्वेश्चन नंबर 92 माननीय श्री संजय सिंह
माननीय संजय सिंह नहीं, माननीय मंत्री जी। Statement laid on the table of the House, sir. फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर डीपी वत्स। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं ये जानना चाहूँगा मंत्री जी से कि इन्होंने बताया है आंसर में कि जो डिफॉल्टर्स हैं फेक न्यूज़ के, फिल्दी लैंग्वेज के, एंटी नेशनल जो मटेरियल है उसको पब्लिसाइज करने वालों के खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि सख्त से सख्त एप्रोप्रिएट एक्शन क्या लिया गया। Respected Deputy Chairman, sir, we are very much concerned about the freedom of speech and freedom of expression. Sir, honorable members' question is that what is the action against the channels and YouTube channels and fake news against the government? Sir, I want to give an answer through this August House to the member. Sir, प्लीज। about 2 months, last 2 months, sir, more than 60 YouTube channels we blocked, sir. Sir, these YouTube channels are sponsored from Pakistan. I can mention the names, sir. Mera Please, Pakistan please be Sadiq, brief. Honorable Minister, please be brief in your answer. Sir, more than 60 YouTube channels we are blocked. Please. Including Twitter account, Facebook, Instagram, we blocked, sir. थैंक यू। माननीय विवेक तनखा जी। Sir, I would like to ask the Honorable Minister through the chair, fake news is disseminated not just by YouTube, even through newspapers. और आपके यहाँ प्रेस काउंसिल नवंबर से है ही नहीं. There is no chairman of press council. So if I want to make a complaint, मैं किससे complaint करूँगा? I want to know from the minister, when are you going to constitute this press council? आज तक chairman आपने नवंबर के बाद बनाया ही नहीं है. कोई council काम नहीं कर रही है. थैंक यू विवेक जी। थैंक यू। Sir, Press Council of India is a autonomous statutory body. Sir, it is an autonomous constitutional body, and also प्लीज। Press Council of India is an autonomous statutory body, sir. The Press Council of India taking care of the journalist ethics code. The journalist has to be follow the ethics code. Whether they are not followed the ethics code under the Press Council of Act Section 14, the act has to be initiated, and more than 150 cases we took action against them, sir. थैंक यू। प्लीज मौसम नूर जी। Son, application Sir, named TechFog Please. uses inactive WhatsApp accounts to send false news and manipulate social media algorithms to create fake trends. Another claim is that the app was used to counter social media trends by some political parties with fake news, spam and biased hashtags. My question is, has the ministry studied the role of TechFog in creation of fake news and studied the impact of the app on the elections held in different states? थैंक यू मौसम प्लीज। in that, sir, we have, our government is established a fact check unit is there, sir. प्लीज Coming, प्लीज यू स्पीक डायरेक्टली Sir, एड्रेस द चेयर। fact check unit established our government, sir. Sir, any citizen can write an email to this chair, to this chamber, and we have a WhatsApp number also, sir. Sir, I am telling this 13,000 cases fact check responded, and also what we received 13,000 cases, 13,000 cases are responded. Sir, sometime some fake news are viral, it is getting viral. This fact check unit, whether they are certifying this news is fake,
like that we are doing this fact check unit, sir. Thank True. you. Question number 93, माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा. Sir, question number 93. Please, please. माननीय मनोज कुमार झा जी, आप Question number 93. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 93, So statement laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री. सर शुक्रिया सर, इनके जवाब ने तो मुझे लाजवाब कर दिया है. बहरहाल मैं आई हैव अ क्वेश्चन सर. The first supplementary is, Honorable Minister sir, what measures has the government taken to control online organized harassment against women journalists and dismantle the abusive ecosystem that targets them because of their work? Sir, we have journalist welfare schemes. I'm coming. Sir, honorable members' question is, online harassment against the women journalists. Sir, this online harassment is the IPC, it is a state subject. The states has to take appropriate action regarding this, sir. Second supplement. Sir, I'm amazed at the audacity of Honorable Minister. Salute you. The second question is, in September 2021, the government constituted 10-member committee to review the guidelines of journalist welfare scheme and submit report in 2 months. Whether the Honorable Minister would like to inform the House about the committee report in detail at least. So, honorable member, what told is right, sir. September 20, the government constituted a committee to review the existing guidelines of the journalist welfare scheme. The committee also submitted the report to the government. We are exploring it. Sir. माननीय अरुण कुमार सिंह. जो ट्विटर सारे ट्विटर और फेसबुक की मॉनिटरिंग होती है और महिला जर्नलिस्ट की भी बात कही गई है. अभी कांग्रेस की एक बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा उनके अकाउंट को कब ब्लॉक करेंगे. जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि स्कूल में बिकनी पहन करके बच्चे जा सकते हैं, इसे लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को हाथ हुआ. क्वेश्चन हो गया. प्लीज नहीं सही. Sir, respected sir. प्लीज The member has प्लीज established he asked a very good question. प्लीज आपस में बात ना करें. माननीय Yes, मंत्री, for the your reply is going on record only. digital Nothing else is ethics going on record code. except your reply. Digital ethics code. We have three-tier mechanic system is there, sir. In this three-tier mechanism, we are the self-regulatory body is there, and IDC, interdepartmental committee is there. In that interdepartmental committee, we are taking action against that. So as per the norms, we will initiate action against the fake news and those who write against the nation and sovereignty of the nation, we will take action there. Thank you. माननीय नीरज डांगी जी. बहुत बहुत धन्यवाद सर. दो ही सप्लीमेंट्री इस पे लेना है. मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहूंगा. वर्तमान में देश में पत्रकार कल्याण योजना किन किन राज्यों में सुचारू रूप से कार्य कर रही है और योजना के तहत कोविड महामारी के समय जान गंवाने वाले पत्रकारों की संख्या क्या है? माननीय मंत्री. Sir, it's a very good question, sir. Sir, so we are very much concerned about the journalists' welfare. That's why, sir, in the corona period and particularly COVID-19, during the COVID-19 time, we conducted a special drive for the journalists, those who lost their life. We want to support the family. We received 123 journalists' proposal.
all 123 journalist proposal are accepted. We released 6.15 crore amount to the concerned families, sir. It is in state-wise report also is there with me. I can share with the honorable member, sir. Thank you. Dr. Fauzia Khan ji. States Dr. only, Fauzia sir. Khan, please. Dr. Fauzia Khan, प्लीज मेंबर्स को सुनने दो, पूछ रहे हैं, आप उनको सुनने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं. प्लीज प्लीज. फौजिया खान. Sir, I want to ask the minister whether any action has been taken under the journalist welfare scheme when there was exclusion of names of journalists, particularly in Assam, about which the Guwahati Press Club has also expressed regret. So those who died from COVID-19, their names were excluded in Assam. Why were they excluded? We received from our PABs. What are the proposals came to the ministry? All proposal, 123 proposals, we accepted, and all 123 proposals, we paid the amount of 6 crore 15,000. Thank you. Question number 95. Question number 95. Number 94. माननीय श्रीमती सीमा द्विवेदी नहीं है. माननीय सीमा द्विवेदी. माननीय मंत्री जी. उत्तर सभापटल पर रख दिया गया. लाल जी. उपसभापति महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है रामायण सर्किट के विकास के संबंध में. महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से रामायण सर्किट को गति मिली है. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रामायण सर्किट से संबंध में अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा और नेपाल में जनकपुर, ये सब स्थान रामायण सर्किट से जुड़े हैं. मंत्री जी, रामायण सर्किट के विकास के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. रामायण परिपथ के तहत अयोध्या विकास के लिए लगभग 127 करोड़ की राशि दी गई थी. जो इन स्थानों का नाम उन्होंने लिया है, किसका वो स्थान उसमें शामिल है. चित्रकूट का विकास हो, अयोध्या का विकास हो. अभी मैं आपके माध्यम से उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि प्रसाद योजना में अयोध्या को भी शामिल किया गया है. पहले तो हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देनी चाहिए. मूल प्रश्न वाराणसी को लेकर था. वाराणसी में पर्यटन मंत्रालय ने जो अपना योगदान किया है वो तो ठीक है, लेकिन पूरे देश और दुनिया ने वाराणसी के विकास को और उसके महत्व को जाना. उसके पास में सारनाथ है, उसमें भी विकास हुआ है. अयोध्या और रामायण सर्किट को लेकर जो प्रश्न पूछा है, मैं उनके लिए उसका धन्यवाद करता हूं. और पूरी तरह से एक पूरी योजना रामायण सर्किट को लेकर है जो सतत काम कर रही है. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 95. माननीय अजय प्रताप सिंह. क्वेश्चन नंबर 95 और 103 दोनों सिमिलर नेचर के हैं. माननीय अजय प्रताप सिंह, इन दोनों को हम साथ ले रहे हैं. माननीय अजय प्रताप सिंह नॉट प्रेजेंट. माननीय सुशील मोदी जी. उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है जी. नहीं, आपका फर्स्ट सप्लीमेंट. माननीय मंत्री साहब, आपका उत्तर फर्स्ट सप्लीमेंट. उपसभापति महोदय, जो आंकड़े दिए गए हैं कि 2019 में 31 टाइगर्स की डेथ हुई, 20 में 29 और 21 में 42. तो मैं देख रहा हूं उत्तर में कि टाइगर्स के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है. जहां 2019 में 96 की डेथ हुई थी, 2020 में 106 की डेथ हुई, एंड दैट इज इंक्रीज टू 127 इन द ईयर 2021. तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये लगातार टाइगर्स की डेथ की संख्या जो बढ़ रही है, इसका कोई खास कारण है क्या, बताना चाहिए. धन्यवाद. माननीय मंत्री जी. माननीय उपसभापति महोदय, जो टाइगर्स की डेथ है उनके अलग अलग कारण हैं. जो ओल्ड एज है वो एक बड़ा कारण है.
फिर आपस में टाइगर्स के अंदर भी इनफाइटिंग रहती है, वो भी एक कारण है। कुछ जगह लीनियर प्रोजेक्ट्स के कारण, हाँ सब जगह है, कुछ जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण, पोचिंग भी एक कारण है, डिसीज़ भी एक कारण है। लेकिन जहाँ तक पोचिंग का और बाकी लीनियर प्रोजेक्ट्स का है, सरकार के द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो ओल्ड एज है वो भी एक कारण है। लेकिन सभी विषयों का मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है और इसलिए हमने पूरी संख्या इस प्रश्न के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करी। दूसरा सप्लीमेंट्री एनसीटीए की जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके अनुसार 50% फेल प्रे टू पोचर्स, यानी नॉर्मल डेथ तो समझ में आता है, लेकिन 50% से ज़्यादा जो डेथ वो पोचिंग के कारण है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पोचिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र की सरकार क्या प्रयास कर रही ताकि कम से कम पोचिंग से मरने वाली टाइगर्स की मौत को रोका जा सके। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2018 की जो रिपोर्ट हमने एनटीसीए की प्रकाशित करी, उसमें जो सेंट पीटर्सबर्ग में पूरी दुनिया के सामने जो समझौता किया था टाइगर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, भारत उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपनी संख्या दुगनी करी है। तो हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ी भी है। लेकिन हाँ, माननीय सदस्य महोदय के द्वारा जो पोचिंग का एक विषय उठाया गया है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो है वो उसके संबंध में कठोर कदम भी उठा रहा है। उस संस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी पिछले ही महीने जो हमारी एनटीसीए की सालाना जो बैठक होती है, वह बैठक भी हमारी एनटीसीए की गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई है और उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी टाइगर रिजर्व्स एरिया हैं, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको हमने एक स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि विशेष रूप से कोचिंग को लेकर के, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के जो समस्याएं आती हैं उसके लिए अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भेजें। हम उस रिपोर्ट पे काम भी कर रहे हैं और आने वाले समय पे उस पर उचित कार्रवाई भी करेंगे। माननीय जयराम रमेश। आवाज नहीं आ रही, आवाज माइक माइक वर्क नहीं। माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्यगण माइक यहाँ आपकी सीट एलोकेटेड है, वहाँ फंक्शन करती है। काइंडली कीप इट इन माइंड प्लीज। My question relates to Madhya Pradesh. We have a situation today where there is a very substantial proportion of tigers, population of tigers on the outskirts of Bhopal. This is going to create serious man-animal conflict situation. For the last 10 years, there has been a proposal to declare the Ratapani Tiger Reserve in and around Bhopal. I'd like to ask the Honorable Minister whether this proposal is going to receive his serious consideration. माननीय जयराम जी ने एक बढ़िया प्रश्न उठाया है और एक समस्या की ओर ध्यान भी दिलाया है। ये सच है कि हमारे टाइगर्स की आबादी का एक काफ़ी भाग जो है वो टाइगर रिजर्व्स के बाहर भी है और बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, बढ़ते हुए विकास कार्य, उसके कारण से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी है। जिस समस्या का उन्होंने ध्यान दिलाया वो हमारे संज्ञान में है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को लिखित में उसके बारे में सूचित भी कर रहा हूं। माननीय संपतिया उइके। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय जी। माननीय उपसभापति महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और इन दिनों प्रदेश में शेरों की गिनती का भी कार्य चल रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि नेशनल पार्क कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, इनके लिए और अलग से बाघों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान सरकार ने रखे हैं? धन्यवाद। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये हमारे वो टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि काफ़ी अद्वितीय हैं। इन टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन का दर्जा भी मिला है और अभी ही हमारे एनटीसीए ने एक एटलस भी प्रकाशित किया है, क्योंकि जो हमारे 52 टाइगर रिजर्व्स हैं
वो हमारे देश के वो वन क्षेत्र है जिसमें सबसे प्योरेस्ट वाटर एरिया भी जिसमें आता है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि वहाँ का फ्लोरा और फोना जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। मैं सदन को ये भी बताना चाहता हूँ कि टाइगर एक ऐसी प्रजाति है जो अकेला नहीं रहता। टाइगर के साथ जो उसका पूरा जो जिसको भी वो शिकार करता है, अन्य जानवर वगैरह, अगर पूरा हैबिटेट रहता है तभी टाइगर वहाँ पर रहता है और प्योरेस्ट वाटर भी वहाँ पर रहता है। जो एटलस हम लोगों ने प्रकाशित किया है उसमें भी हमारा ये मानना है कि वहाँ का फ्लोरा फोना, उनके जो बाकी के जो अन्य जानवर है, क्योंकि सबके संरक्षण के बीच में टाइगर रहता है, वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये बाघों की जो गणना का काम है वो पूरी तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से चलता है, उसकी प्रक्रिया जारी है। जब रिपोर्ट आएगी तो हम माननीय सदस्य को भी सूचित करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर वी शिवदासन जी। Sir, this man-animal conflicts is increasing everywhere in India, including this Madhya Pradesh area also. So I am asking the government projects, what kind of projects government has trying to implement for protect the human being in India? That is the question for me. सर, ये प्रश्न ह्यूमन बीइंग के प्रोटेक्शन के सर, जहाँ तक कोई भी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत एक प्रोविज़न है कि अगर कोई भी जानवर इस प्रकार से आशंका होती है कि वो खतरा पहुंचाता है, मेरे को लगता है कि सदस्य का प्रश्न टाइगर के बारे में कम और केरल में बोर के बारे में, हाँ टाइगर के बारे में, मैं आपके प्रश्न मैं समझ गया, जंगली सुअर के बारे में ज़्यादा है जो केरल में समस्या है। हम उसके लिए इस फरवरी में गाइडलाइन भी निकाल चुके हैं स्टेट के सारे जो हमारे PCCF है उनको, और गाइडलाइन में उनको प्रोविज़न भी है। केरल में 11 बार उसका प्रयोग भी किया जा चुका है, इसलिए वो केरल के वाइल्ड लाइफ वार्डन ही उस संबंध में वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत कॉम्पिटेंट है और वो एक्शन उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 माननीय श्री विनय विश्वम जी, और क्वेश्चन नंबर 101 श्री संजय राउत जी, सिमिलर नेचर के हैं। मेजर टू प्रिवेंट डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर, डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर इन स्टेट्स, हम ये दोनों साथ ले रहे हैं। माननीय विनय विश्वम जी। सर उत्तर रख दो, उत्तर रख लेने दीजिए। माननीय उपसभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय विनय विश्वम जी। सर, आई एम क्वाइट श्योर दैट द मिनिस्टर हिमसेल्फ इज अवेयर दैट द frigates are good, but the factors are not so rosy. The fact is that in this period, India had a loss of 1,582 square kilometers of moderately dense forests. And the percentage of very dense forests, pristine natural forests, is only 3.04%. With this, we make tall claims. Sir, my question is that whether the proposed Biodiversity Amendment Act is going to affect the forest cover of India. Thank you, Vinay. क्या? सर, जहाँ तक कुल मिलाकर के फॉरेस्ट रिपोर्ट का सवाल है, ओवरऑल हमारे देश में फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो हमारे 3 तरह के फॉरेस्ट है, VDF है, मॉडरेट है और जो ओपन फॉरेस्ट है, उसमें मॉडरेट फॉरेस्ट की कमी हुई है, लेकिन कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन में फॉरेस्ट लैंड का एरिया बड़ा है। और जो दूसरा विषय उन्होंने कहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए, माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी बायोडाइवर्सिटी की विषय है, हमारे दोनों ही विषय इम्पोर्टेंट है। हमारे फॉरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है और हमारे वेटलैंड भी इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः ये माना जाता है कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे फेफड़ों का काम करते हैं और वेटलैंड हमारे किडनी का काम करती हैं। देश में लगभग 24% फॉरेस्ट है और लगभग 4.5% वेटलैंड भी है। इसमें से जो 1/3 वेटलैंड है वो फॉरेस्ट के अंतर्गत है, बाकी फॉरेस्ट के बाहर है। हम दोनों के ही प्रिजर्वेशन के लिए कार्य कर रहे हैं और अभी वापस से नेशनल ग्रीन मिशन को बड़े व्यापक तरीके से हम लोग विचार कर रहे हैं। अन्य भी जो स्कीमें फॉरेस्ट की चलती हैं उसके माध्यम से भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी की बात है, हमारा मानना है फॉरेस्ट और वेटलैंड दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी 2 तारीख को ही हरियाणा के सुल्तानपुर में हमने वेटलैंड डे भी मनाया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत की 49 जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर कन्वेंशन में मान्यता मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के 75 साल में हम न्यूनतम 75 वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन का दर्जा दिलाएंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय विनय जी।
Sir, I hope that the government will take care for the heart and the kidney of the society. I hope so. But as India is not a signatory to Glasgow Declaration, I am asking you whether the new mining policy of the government to surrender 100% for the FDI and private capital, are they going to affect these hearts and minds and hearts and kidneys of the Indian society? Thank you. प्रश्न बहुत अलग है। उन्होंने एक सामान्य हार्ट किडनी के लिए पूछा। हम योगा दिवस भी मनाते हैं, करिए, हार्ट किडनी ठीक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 96, माननीय सुखेंदु शेखर राय जी। So the Sundarbans attached to Bay of Bengal in West Bengal is a World Heritage Site. So due to successive cyclones like Aila and Amphan, which happened recently, a vast area of mangrove is dwindling alarmingly. So government of West Bengal is trying to take up certain measures so that this can be checkmate, but it needs more and more fund from the central government, otherwise it is not possible on the part of the state government to do it singularly. My question to the Honourable Minister is whether the Union government is aware of the situation and whether the government is going to take any help, providing any help to West Bengal so that the dwindling forest cover can be stopped. Thank you. ये प्रश्न बहुत उचित है सर, और वास्तव में सुंदरबन के जो मैंग्रोव के जो वन है वो पूरे दुनिया में अद्वितीय है, और ये भारत और बांग्लादेश दोनों के हिस्सों में पड़ते हैं। और माननीय उपसभापति महोदय, मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि भारत और बांग्लादेश का इस पे MOU भी है। अभी कुछ ही दिन पहले मलेशिया में जो टाइगर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बांग्लादेश के भी मंत्री थे, हम भी थे, और सुंदरबन के मैंग्रोव को दोनों देशों का जो एक बाउंड्री का जो एरिया है उसमें जो भारत का भाग है उसके लिए पूरी रिपोर्ट भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। जहां तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भारत सरकार के द्वारा सुंदरबन के लिए किए जाने वाले कार्यों का विषय है, मेरे पास विस्तार से इस समय नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा, निश्चित रूप से मैं उनको पत्र के द्वारा पूरा सूचित करूँगा। माननीय जॉन ब्रिटस जी। Sir, the forest cover in Kerala has gone up. It was 20,321 square kilometer in 2017. It has gone up to 21,253 square kilometer. And Honorable Ministry is aware about the fact that we need to have a reasonable and rational balancing of the nature, and also we should protect the livelihood of the people. He is aware of the fact that there is a great menace in the form of the increase in the number of wild animals, especially wild boars. Will the government, will the minister take a reasonable stand with regard to this? Thank you. सर, ये पूरक प्रश्न दोबारा से पूछा गया है। मनुष्य और जीव जंतुओं का जो संघर्ष है सर, ये एक व्यापक समस्या है, लेकिन इसका जो बड़ा कारण है वो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव भी है। जहाँ तक सरकार की नीति का बात है, हम ये मानते हैं कि जंगल, विकास और मनुष्य तीनों का साथ साथ संतुलन होना चाहिए। आपने पुनः स्पेसिफिक वाइल्ड बोर केरल के लिए पूछा है। मैं वापस से अपने उत्तर को दोहराना चाहता हूं कि फरवरी में हमने इसके लिए डिटेल गाइडलाइन निकाली है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत आपके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को परमिशन है। केरल में उस परमिशन का 11 बार उपयोग किया जा चुका है, और इसलिए अगर इसके मामले में कोई प्रश्न का निर्णय करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट के साथ चीफ वाइल्ड लाइफ अफसर को करना है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के सेक्शन 38 में इसका पूरी तरीके से प्रोविज़न किया गया। धन्यवाद। समान क्वेश्चन है 101, माननीय संजय राउत जी। नहीं, माननीय संजय राउत जी नॉट प्रेजेंट। माननीय सुजीत कुमार जी। As per Government of India's State of Forest Report, the latest report 2021, around 3.5 lakhs forest fires were reported between November 2020 and June 2021. So within 8 months, about 3.5 lakh forest fires. And these numbers are increasing over the years. So my question to Honorable Minister is, will you apprise the House the steps taken by the Ministry to reduce forest fires in the country?
निश्चित रूप से फॉरेस्ट फायर हमारे सामने बड़ी चुनौती है। फॉरेस्ट फायर के कई कारण हैं। जिस प्रकार से फॉरेस्ट का हमारा कल्टीवेशन हो रहा है, हमारे जो मवेशी चराने के लिए लोग जाते हैं, स्थानीय कारण होते हैं, तापमान के कई बार गर्मियों में भी फॉरेस्ट फायर ज़्यादा लगती है। इस बार नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी ये विषय संज्ञान में आया था, उड़ीसा का भी विषय संज्ञान में आया था। जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट ने इसके मॉनिटरिंग के लिए पूरा एक नासा के माध्यम से एक हम लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है। कहीं भी फॉरेस्ट फायर है तो उसका अलर्ट आता है, वो अलर्ट भी हम स्थानीय पीसीसीएफ के पास वो अलर्ट भेजते हैं, उसको पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है और इसको लेकर के मिटिगेशन और एडेप्टेशन के जो दोनों उपाय हैं वो दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है, अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं और जो मनुष्य के बाकी के कारणों से जो फॉरेस्ट में फायर जलती है उसके लिए भी स्थानीय स्तर पर पूरा अवेकनिंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डॉक्टर अम्मी याग्निक जी। Sir, I would like to know from the Honorable Minister about the exact manner in which the forest cover is being calculated. The target this year is 33%, but today we have 22 to 24% as per available data. From 2015 to 2020, about 11 million trees were cut and the patches were used for development purposes. But when the satellite mapping is done, it shows green patches. So is it the exact forest cover which you are referring to? Because if we have mentioned some targets at COP26, we should have the correct details. Thank you, sir. सर, ये सच है कि हमारा जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग का सिस्टम है, उस सैटेलाइट मॉनिटरिंग के सिस्टम में फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को ही किया जाता है और जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर का जो ट्री कवर है उसमें 1 हेक्टेयर या उससे कम के एरिया को भी इसमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग में किया जाता है और इसलिए जब रिपोर्ट में निकाली जाती है तो एग्जैक्ट फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, दोनों को अलग अलग करके बताया जाता है। ये एक पूरी साइंटिफिक पद्धति है और इसमें जो फॉरेस्ट की पहचान है लगभग 99% ठीक रहती है और जो ट्री कवर है वो 95% ठीक रहती है और इसलिए जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें सैटेलाइट के माध्यम से ऊपर से जो ग्रीन कवर को जांचा जाता है वही प्रक्रिया अपनाई जाती है और वो साइंटिफिकली लगातार हर 2 साल के बाद हम इस रिपोर्ट को निकालते हैं तो उसको स्वीकार्य भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी। क्वेश्चन नंबर 97। माननीय सभापति जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, I wish to thank the Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change for a detailed answer. My first supplementary is about the Compensatory Afforestation Fund Act of 2016. I would like to know through you, sir, is it true that post-implementation of this act, many of the villages have been relocated from the protected area? Is that true? And what is the extent to which this phenomena has taken place? Thank you. सर, जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड का विषय है, ये सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका के द्वारा इसको फंड को बनाया गया था। बाद में इसमें जो पैसा आया है उसको संसद के द्वारा एक्ट बना करके रेगुलेट किया जाता है। इसके लिए सर अथॉरिटी है और अथॉरिटी के द्वारा भी पैसे का वितरण किया जाता है जिसको राज्य सरकारों को उपयोग में करना होता है। जहाँ तक इसके पैसे का विषय है, इस पैसे का जो उपयोग है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक छोटा जो राशि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के विषय के लिए किया जाता है और एक जो बड़ी राशि है वो राशि जो है फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, ट्री कवर को बढ़ाने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं उसके लिए किया जा सकता है। जहाँ तक जो मूल प्रश्न, पूरक प्रश्न हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसके बाद कितने गांवों को एक विस्थापित किया गया, उसकी जो पूरी जानकारी जो कैंपा का अफॉरेस्टेशन फंड और वो 2 अलग अलग विषय, क्योंकि कैंपा का जो फंड है कई बार जो फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन जो हम लोग अन्य उपयोग के लिए भी किया जाता है जिसका आवश्यक नहीं है विस्थापन के लिए किया जाए, उससे भी वो फंड आता है। लेकिन जहाँ तक फॉरेस्ट से और हमारे रिजर्व एरिया से जो विस्थापित होने वाले गाँव की संख्या है, मैं माननीय सदस्य महोदय को उपलब्ध करा दूंगा। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर जाधव। Thank you. My second supplementary, sir, is this. I would like to know from the Honorable Minister how much forest land has been diverted for non-forest purposes
during the past 5 years? Thank you. सर, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो फॉरेस्ट लैंड के बारे में है वो हमारी रिपोर्ट में भी आई है और जितने भी भारत सरकार की जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर उपलब्ध है, लेकिन मंत्रालय से जितनी भी 5 सालों में ज़मीन हम लोगों ने डाइवर्ट करी है, मैं सदस्य महोदय को उसका उत्तर उपलब्ध करा। थैंक यू। माननीय संजय सिंह। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो विस्थापन की बात मंत्री जी ने कही, देश भर में सर लाखों लोग वन क्षेत्र में रह रहे हैं और आज से नहीं 50 वर्ष 60 वर्ष सैकड़ों साल से भी रह रहे हैं सर, लेकिन अचानक उनको पता चलता है कि वो वन क्षेत्र में रह रहे हैं और उनको वहां से इंक्रोचमेंट के नाम पे हटा दिया जाता है। तो क्या मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था आपके पास है? क्या सरकार किसी और विभाग का सहयोग लेके उनके घर का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम करती है जब उनको विस्थापित करती है? धन्यवाद संजय। पहला विषय तो मैं माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डिपेंडेंट लोग हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी में बिल्कुल भी ये नहीं है कि एकदम से हमारे लोगों को निकाला जाए। हम तीनों का, जन जंगल जमीन, तीनों का हम सम्मान करके समन्वय करके ही चलते हैं। लेकिन अगर किसी जगह पर किसी विकास कार्य के कारण या टाइगर रिजर्व्स में कुछ कारणों से वहाँ से विस्थापन किया जाता है तो उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में कंपनसेशन से लेकर सब विषयों का पूरी तरीके से प्रावधान है। मैं माननीय सदस्य महोदय को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, किसी को भी कोई अचानक निकालने का विषय नहीं है। जिनका विस्थापन किन्हीं कारण से उनके लिए एक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया है, उसका पूरी तरीके से पालन किया जाता है। धन्यवाद। माननीय नरसिंह राव, जीवीएल नरसिंह राव जी। So the question relates to compensatory afforestation fund. 90% of the fund, as per the reply, rests with the state governments. But in the state of Andhra Pradesh, I would like to inform the Honorable Minister that this fund which lies in this fund has been diverted for all other purposes except forests. So the forest department does not have any money to undertake any activities that are expected to be undertaken under this act. So I'd like to request the Honorable Minister, if he is already aware of it, what action can the central government take in this regard? Or will the Honorable Minister take cognizance of it and seek a report from Andhra Pradesh? Thank you. Sir, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कैंपा के फंड के में एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए भी है कि जो राशि हम विभिन्न राज्यों को रिलीज़ करते हैं उनको खर्च करने का दायित्व राज्यों के ऊपर होता है। अब चूंकि राज्यों के द्वारा वो राशि खर्च नहीं की जाती है तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं आता है और यूटिलाइजेशन नहीं आने से हम अन्य राशि को भी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे जो सभी संसद सदस्य हैं विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तव में हम लोग फॉरेस्ट के प्रहरी भी हैं क्योंकि हम लोग उसके ट्रस्टी हैं। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि राज्य सरकारों के द्वारा जो कैंपा की राशि भेजी जाती है उसका तुरंत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना चाहिए ताकि देश के फॉरेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो फंड हमारे पास उपलब्ध है उसका समुचित और सही मात्रा में उपयोग हो सके। धन्यवाद। माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपकी निगाह आप पर रहती, हमारी निगाह सब पे रहती है। प्लीज सवाल। इधर भी थोड़ी थोड़ी आपकी निगाह आती रहे। सवाल। आपकी निगाह इधर भी आपको कल ही मौका मिला था। प्लीज प्लीज। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, इधर आ जाओ दिग्विजय सिंह जी, इधर। ये माइक को ठीक कराते ना सबको। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, कैंपा के अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर राशि राज्यों के पास उपलब्ध है जो खर्च नहीं की जा रही है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, कितनी राशि कैंपा के अंतर्गत राज्यों के पास उपलब्ध है और किन राज्यों ने उसका उपयोग किया, नहीं किया, और यदि किया है तो उसकी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम की कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था उनके पास है या नहीं है? 3 सवाल हो गए माननीय दिग्विजय जी, प्लीज सप्लीमेंट्रीज। सर, मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो
नरेंद्र यादव जी को मैंने आंसर दिया है, उसके एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 को अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। यूटिलाइजेशन का एनेक्सर प्लीज स्टेट गवर्नमेंट प्लीज आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो गया। क्वेश्चन इज क्लियर माननीय दिग्विजय सर। अब माननीय सदस्य महोदय एनेक्सर 2 का विस्तार से राज्यों के पास उपलब्ध राशि के बारे में जानना चाहते हैं, पूरक प्रश्न है, तो वो भी तथ्य मैं आपको पूरी तरीके से उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न पूरक प्रश्न किया है कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या विषय उठाए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, इसका पूरी तरह जिम्मेदारी राज्यों का दायित्व है और हम सब लोग संजीदा तरीके से राज्यों से केवल आग्रह करते हैं, बार बार एडवाइजरी भी इशू करते हैं कि आप इस राशि को खर्च करें और वास्तव में कैंपा की राशि को राज्यों को खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके लिए फॉरेस्ट ये हमारे लिए सबके जीवन का विषय है, इसलिए फॉरेस्ट ठीक से बचे। राज्य सरकारों से हम आग्रह करते हैं कि वो इस राशि को सही तरीके से तुरंत खर्च करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 98 माननीय श्री विश्वंभर प्रसाद निषाद जी अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया है। माननीय रामनाथ ठाकुर जी। धन्यवाद। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भारत सरकार ने काम किया। सर माननीय प्लीज रख सकते हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, फॉरेस्ट और माननीय लोपी। माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सर। जहाँ तक रोजगार की स्थिति है, भारत सरकार के द्वारा रोजगार की स्थिति और रोजगार की उपलब्धता के लिए 3 मानकों के आधार पे हम लोग स्थिति को दर्शाते हैं। पहला, हमारी सरकार के द्वारा एक पीरियडिक लेबर सर्वे किया जाता है और लेबर सर्वे की रिपोर्ट मैंने उत्तर के साथ लगाई है। दूसरा, जो अभी तक पीरियडिक लेबर सर्वे है वो लेबर सर्वे केवल डिमांड साइड को दर्शाता है। अब भारत सरकार के द्वारा सप्लाई साइड के लिए लेबर ब्यूरो के द्वारा एक सर्वे प्रारंभ किया गया है। ये सर्वे भी क्वार्टरली किया जाना शुरू किया है और इस क्वार्टरली सर्वे की जो पहली रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट ने दर्शाया है कि 2013-14 के मुकाबले में भारत में इस संस्थागत रोजगार में 22% की वृद्धि हुई है। उसके बाद जहाँ तक पहली जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद जो दूसरी रिपोर्ट अभी सितंबर में आई है उसमें भी ये दर्शाया गया है कि कोविड की तीसरी लहर आने के बावजूद भी संस्थागत क्षेत्रों में 2 लाख रोजगार की वृद्धि हुई है। तीसरा जो विषय है वो ईपीएफओ का पेरोल है और ईपीएफओ का पेरोल भी ये दर्शाता है कि कोविड से गुजरने के बाद भी ईपीएफ के पेरोल पे जो रजिस्टर्ड कामगारों की संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है। चौथा विषय ये है कि अब केवल संस्थागत नहीं, हम एरिया बेस भी लेबर ब्यूरो का क्वार्टरली सर्वे शुरू कर रहे हैं, जिसके द्वारा भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो बाकी के 9 सेक्टर हैं वहाँ पर रोजगार उत्पादन और वृद्धि की स्थिति को दर्शाया जाए। और इसलिए भारत सरकार के द्वारा जहाँ रोजगार उपलब्ध कराने का विषय है, तीनों सर्वे दर्शाते हैं कि भारत में रोजगार में वृद्धि हुई है। 2013-14 के मुकाबले में 3 करोड़ 80 लाख जो रोजगार हैं वो केवल संस्थागत क्षेत्र में बढ़े हैं, जो लेबर ब्यूरो के सर्वे में दिखाया गया है। डॉक्टर एल हनुमंतैया। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the 19-20 December quarter, the unemployment rate is 7.8%, which is, according to the CMI, Center for Monitoring Indian Economy, the unemployment rate in December 21 was 7.91%, which is pre-pandemic, more than pre-pandemic rate. Sir, my question is, the government believes that only 60 lakh jobs can be created in these 5 years, which is not sufficient to cater the unemployment rate. So my request is there any avenues that the government is thinking of to create more jobs, and in these 5 years, additional unemployees are going to be added into this. Thank you, Mr. Apart from 60. Only one question, sir, not more.
So what is the thinking of the government to increase this employment rate in the country? Thank you. सर मैं माननीय सदस्य महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी ऐसी रिपोर्ट पे का हम जवाब नहीं दे सकते जिसके तथ्यों को हमने पूरी तरीके से जांचा नहीं है। जहाँ तक भारत सरकार की रिपोर्ट है, मैं माननीय सदस्य महोदय को पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस एम्प्लॉयमेंट सर्वे की रिपोर्ट और पेरोल रिपोर्टिंग ऑफ इंडियन जो एन इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ईपीएफओ की रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट पूरी तरीके से आपके सामने है, जो ये दर्शाता है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है, उस प्रश्न में आपने पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोविड के द्वारा भी सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर रोजगार योजना को चलाया गया था। उसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अथॉरिटी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और उसके साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। जहां तक रोजगार का विषय है, रोजगार मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा आजीविका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हाउसिंग अफेयर के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन स्कीम और 13 और भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा पारित 13 मंत्रालय के द्वारा प्रमोशनल लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सारी स्कीमें जो देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। एमएम अब्दुल्ला, सप्लीमेंट क्वेश्चन। Please put your question, Mr. Abdullah. Thank you, Deputy Chairman, sir. I request the Honorable Minister the details of job lost in formal and informal sectors during the last 3 years, and whether any initiative were undertaken by government to reduce the more job loss in informal sectors. Thank you. Thank you. सर, ये एक अच्छा विषय है। जहाँ तक इनफॉर्मल सेक्टर की बात है, हमारे देश में अभी भी जो नया जो एक्विस का सर्वे हम जो लेबर ब्यूरो का लेकर के आए हैं, उसमें 29% जो जॉब है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में है, जो वास्तव में अनस्किल्ड क्षेत्र में लगने वाले लोग हैं। सर, भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में हम लोग जो नया लेबर कोड लेकर के आए हैं, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी कोड है वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी कोड के सेक्शन 111 से लेके 114 तक हमने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। मेरे को आपके माध्यम से इस सदन को बताते हुए खुशी है कि पिछले 4 महीने में जो हमने ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, 4 महीने में देश के 25 करोड़ अश्रमिक क्षेत्र के लोगों ने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। और हमने उसमें ये तय किया था कि देश में 160 किस्म के ऑक्यूपेशन है, लेकिन मेरे को ये बताते हुए खुशी है कि आज 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशन उसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं। रजिस्टर्ड करने वाले जो हमारे ई लेबर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी हम दे रहे हैं। अब हम भविष्य में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स में ये कार्य को बढ़ाने के लिए भविष्य में जब सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होगा तो उस तक हम ईएसआई की जैसी सुविधाएं भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेकर के जाएंगे।
अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इतना बड़ा जो डाटा आया है, इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका स्किल एनहेंसमेंट, इसकी सोशल सिक्योरिटी, इसके लिए सरकार पूरी तरीके से कार्यरत है। और जो पूर्व में योजनाएं मैंने पढ़ी हैं, उसमें और भी योजनाएं जोड़ सकता हूं। वो सब योजनाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार के विकास के लिए सहायक सिद्ध होने। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 99, माननीय त्रिचू शिवाजी, क्वेश्चन नंबर 99। सर, क्वेश्चन नंबर 99। माननीय मंत्री जी। माननीय उपसभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, the revised guidelines in the FCA in October 2021 by the ministry said that development, construction of facilities which are not of permanent nature in forest areas for the purpose of ecotourism by government authorities shall not be considered as non-forestry activities. I would like to know from the minister whether it would confine only with government authorities and no private players will be allowed. सर, एक्चुअली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इको टूरिज्म की गाइडलाइन को निकाला, और जो इको टूरिज्म की गाइडलाइन निकाली गई है उसमें हम लोगों ने कहा है कि एनी वर्क रिलेटिंग और एंसिलरी टू कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नेमली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट, सो एंड सो। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत विथ परमिशन, जो एक्सप्लेनेशन भी हमने पैरा 1.18, पैरा 11.10, 12.13 में हमने जो दिया है, सर, it is with the forest authority, only that answer. Thank you. Second supplementary. Sir, there is a great concern by the ecologists that highly visited ecotourism destinations would likely to see more constructions and encroachment in that region, which will lead to the loss of habitat and would result in the endangerment of the species which depend on the natural habitat. For example, the potential sites that have been earmarked in Tamil Nadu, there are two among three, Kodiyakare and Vedandangal, which are bird sanctuaries. Will these non-permanent structures would affect them, and what are the steps taken, whether there is any limitation for the quantum of tourism, visiting tourists and tourism activities in that? Thank you. उपसभापति महोदय, कोर एरिया में किसी को भी कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। केवल जो बफर एरिया है, चूँकि हमारे जो ट्राइबल भाई बहन हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको इको टूरिज्म के द्वारा आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिनको अपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बनाए रखने की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए उस एरिया में रखा है, और वो भी विथ परमिशन और गाइडलाइन है, जिसमें कोई पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ये वास्तव में हमारे देश के गरीब, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए विषय किया गया। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है, मैंने स्पेसिफिकली उत्तर दिया है, और पर्पस भी मैंने बताया, क्योंकि ये सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। उन गरीबों का रोजगार आए, वो नहीं रुकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, माननीय सुजीत कुमार जी। माननीय सुजीत कुमार जी, प्लीज। Sir, as per the reply to my query. माननीय मंत्री जी। Sir, question on. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, as per the reply by Honorable Minister to my query, India is engaging with the Blue Dot Network. Sir, we have serious concerns with the BRI initiative of China, particularly with CPEC. So my query to Honorable Minister is, will this Blue Dot Network be seen as a counter to BRI, and are we looking at engaging with the other Indo-Pacific countries to counter China on this BRI? During the last 7 years of Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, our foreign policy has received greater attention and focus. Today it is more proactive and not reactive. In fact, we do constantly and effectively engage with foreign governments and diaspora. The question that has been raised by the honorable member, he wants to know whether this will be considered as a counter to the BRI. In fact, the Blue Dot Network, which was initiated earlier,
and later on which was co-opted into the Build Back Better World initiative, and which has been endorsed by the G7 and G20. Under this, India has been trying to take this ahead, and India's position on the BRI, we have been trying to, the BRI, the Border Road Initiative of China, they have been trying to, we have not been reactive on that, and I'm coming to the answer, don't worry. Our position on BRI is very clear. I don't want to reiterate again. We have conveyed our position clearly many times. माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन और इज ओवर.